चलिए अब शुरुआत करते हैं 10 के दमदार ट्रेड्स की। हमारे साथ मेरे वीडियो के साथ 10 के दमदार ट्रेड्स में आशीष बहती और सचिदानंद उत्तेकर पिछले शो से बने हुए हैं। साथ ही फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रचना वैद्य और रुचित जैन भी जुड़ेंगे। इसके बाद फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा से बातचीत होगी। कोटक सिक्योरिटीज़ के सहज अग्रवाल से टेक्निकल पर बात करेंगे और उसके बाद क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप जैन से चर्चा होगी। चलिए एक नज़र ज़रा मार्केट पर। और इस समय अगर आप देखें तो निफ्टी वही 23,750 के जोन तक जाकर वहाँ सस्टेन करने में अनसक्सेसफुल है, थोड़ा नीचे आया। बैंक निफ्टी आज थोड़ा दिक्कत बन रहा है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी है। 5.6:1 का एडवांस डिक्लाइन आपको दिखाई देगा इस समय। और आईटी लीड कर रहा है आज क्लियरली। सारे के सारे टॉप गेनर्स आज आईटी से हैं। ओरेकल, परसिस्टेंट। ओरेकल आज हमने मेक और ब्रेक में लिया था और उसने वो ब्रेक का जोन बचाया, अच्छी बात रही। केपीआईटी, इसके अलावा आप देखें टाटा टेक, इन्फोसिस, एम्फेसिस, इन सब में अच्छी रैली है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मन्नापुरम, डिलीवरी, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, पेटीएम, ये स्टॉक्स मजबूत हैं। वीक क्या है? मेटल स्टॉक्स मेनली नैल्को, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, कोल इंडिया और दो बड़े बैंकिंग स्टॉक्स आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। वीरू, बिल्कुल, तो आपने ये समरी समझी अब तक के बाजार की और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मार्केट्स अगर आप देखें, निफ्टी ने करीब 23,750 का हाई लगाया, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस होता हुआ। चलिए अब पैनल से मुलाकात करता हूँ आपकी। पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे हमारे साथ सचिदानंद उत्तेकर, उनसे उनका व्यू लेंगे, टेक्निकल पर्सपेक्टिव यहाँ पर सचिन जी के साथ साथ आशीष जी भी होंगे, लेकिन फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके रुचित जैन, रचना वैद्य जुड़ेंगी। और अभी काम करते हैं, कॉल्स पिक करते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग। और मेरा पहला ट्रेड रहेगा आईसीआईसीआई जीआई में। मेरे हिसाब से अपस्विंग जो प्ले होना था सुबह से लेके एक अच्छा प्ले आउट हुआ है। नाउ थोड़ा सा डाउन साइड पे ये मूवमेंट जो आ रही है आईसीआईसीआई के दो स्टॉक्स में, वो आगे ज्यादा और एग्रेवेट हो सकती है। तो इसको शॉर्ट करेंगे आईसीआईसीआई जीआई को विद स्टॉप लॉस ऑफ 1828 एंड डाउन साइड में हमारा टारगेट होगा 1805। तो ये एक शॉर्ट हो गया। और दूसरा हो गया सुप्रीम इंडस्ट्रीज, जिसको हम लॉन्ग करेंगे। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देयर आर चांसेस कि हल्के से पुल बैक से दोबारा यहाँ पे ट्रेंड रिज्यूम हो सकता है अपसाइड पे। एंड ये एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार डेली चार्ट्स पे बना सकता है। तो 3990 पे है ये अगर 3950 को सस्टेन करेगा फ्यूचर्स पे, तो गुड अमाउंट ऑफ चांसेस कि यहाँ पे 4150 और 4200 के टारगेट्स भी हमें इन अ डे और टू देखने के चांसेस है। ओके चलिए ये हो गई रचना जी की ट्रेड्स इस समय। अब रुचित के पास चलते हैं। रुचित जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दो स्टॉक्स है, इसमें से सबसे पहला कॉल टाटा पावर में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आप देखेंगे तो लास्ट एक साल से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा है। मार्च 2025 से भी मार्च 2026 तक स्टॉक प्राइस एक पूरे साइडवेज ट्रेंड था। अब लास्ट एक महीने में जब ओवरऑल मार्केट एक करेक्टिव फेज में रहा है, तो ये स्टॉक ने हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बनना शुरू किया है। और वो भी वॉल्यूम्स पिछले 6-7 दिनों में देखेंगे तो काफी अच्छे बढ़े हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं इरेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट मूव, ये स्टॉक ने अपना एक लंबा टाइम वाइज करेक्शन खत्म किया है और अब अपट्रेंड की शुरुआत हमें लग रहा है ये अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन के साथ हो रही है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए खरीदारी करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे 385 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की सलाह रहेगी। 427 के अपमूव टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक में। और एक शॉर्ट साइड की कॉल है वो सिप्ला के फ्यूचर में। अगेन नो, जैसे हम आउट परफॉर्मर्स को बाय करने की देख रहे हैं, वैसे ही नो मार्केट्स क्योंकि दोनों साइड के मूव रहेंगे, तो जो भी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है उनमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। अब एंटायर फार्मा स्पेस में जो अपमूव आया था या पुल बैक मूव था, तो सिप्ला में बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं था। स्टॉक अपना 20 दिन का मूविंग एवरेज भी सरपास नहीं कर पा रहा था। इनफैक्ट नो, स्टॉक अब देखेंगे तो जो वीकली 200 ईएमए भी ब्रेक किया है, तो क्लियरली एक अंडर परफॉर्मर स्टॉक है। ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। सो यहाँ पे सिप्ला के फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। 1310 के ऊपर स्टॉप लॉस रखे और 1225 के टारगेट्स हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके सिप्ला आपका एक बाय कॉल है यहाँ पर। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरेन जी, पहला जो ट्रेड रहेगा वो फेडरल बैंक पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे सेटअप और एक अच्छा रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है, तो 280 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 265 का एसएल मेंटेन करे। दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो आयशर मोटर्स का। यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और ऑटो में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट वापस देखने मिल रही है। तो 6,900 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 7,150 और 7,300 तक के टारगेट्स के लिए।
ओके, सचिन जी आपकी 2 ट्रेड्स। अनुज जी, यहाँ पर दोनों स्टॉक्स ऑन द बाय साइड होंगे। दोनों में मुझे लग रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी शानदार रही है एंड डिस्पाइट मार्केट वोलेटिलिटी यहाँ पर इनकी जो हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस है या बुलिश सीक्वेंस है वो काफी हद तक इंटैक्ट रही है। जो पहला स्टॉक है मुझे लग रहा है यहाँ पर एबीबी में एक बुलिश स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। पिछले कुछ दिनों में एक इनसाइड बार फॉर्मेशन यहाँ पर एग्जिबिट हुआ था। एक अच्छा कंसोलिडेशन मुझे लग रहा है यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है एंड जल्द ही एक अच्छी रैली भी रिज्यूम हो सकती है। तो ट्रेडिंग मोमेंटम के लिहाज से मुझे लग रहा है 60 टू 60 का स्टॉप लॉस एक आइडियल लेवल होगा जहां से ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। तो वहीं पे मुझे लग रहा है स्टॉप लॉसेस प्लेस करने चाहिए एंड फ्रेश मोमेंटम बिल्ड लॉन्ग्स आपको क्रिएट करने हैं 64-70 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी एबीबी के काउंटर में। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है। जो सेकंड स्टॉक ऑन रेडार है वो है सन फार्मा का। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक शानदार रिलेटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर बरकरार रही है। पिछले 4 दिनों से जो डिक्लाइनिंग सीक्वेंस है वो थोड़ी सी टर्मिनेट हो रही है एंड यहाँ पर भी एक इनसाइड बार फॉर्मेशन है जिसकी वजह से एक नियर टर्म बेस मुझे लग रहा है 1780-1800 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की सलाह होगी 1865 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1772 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो यहाँ पे ट्रेड्स पूरे हो गए। एक काम करते हैं, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और स्पेशली अगर आप देखें आप हवाई यात्रा करते हैं तो उससे एक खबर से अवगत कराना चाहूँगा। मिनिमम 60% ऑफ सीट्स ऑन एनी फ्लाइट टू बी एलोकेटेड फ्री ऑफ चार्जेस। अनुज यकीन मानिए जब मैं अपनी सीट पे जाता हूँ ना और जब मुझसे पैसे मांगे जाते हैं मैं बड़ी अगर आप देखें बुरा लगता है उस वक्त। कैसे देख रहे हैं इस अनुज खबर को? ये डीजीसीए का फैसला, महत्वपूर्ण फैसला, क्या राय है? मतलब वाकई बहुत ज़रूरी थी, है ना? देखिए वीरू, इम्पॉर्टेंट तो है और ये ज़रूरी भी था क्योंकि आजकल मिडिल सीट के लिए भी चार्ज हो रहा है और सच बताऊं तो सीटों पर बहुत ज़्यादा चार्ज हो रहा है आजकल। फ्रंट रो सीट पर 2-2 हज़ार रुपये चार्ज होते हैं आजकल, और अब तो वो भी अगर आप एक इंडिगो अप फ्रंट खरीदें या कुछ खरीदें तभी होता है ना। और मिडिल सीट पर चार्ज करने का क्या मतलब है? और वो भी अब कई बार क्या होता है ना, आप लास्ट तक चेक इन ही नहीं करते हैं। और एक और चीज़ में आ रही है कि अगर आप सेम पीएनआर में हैं तो आपको सेम साथ में सीटें मिलनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप 3 लोग साथ में हैं और आप 3 लोग साथ में सीट चाहेंगे ऑब्वियसली, इन दैट केस वो मिडिल सीट का भी रेट बढ़ जाता है। तो वो आई थिंक इंपॉर्टेंट है। वैसे मुझे लगता है कि एयरलाइन कंपनियां कोई और तरीका ढूंढ लेंगी, वो टिकट की प्राइस बढ़ा देंगे शायद लेकिन जो भी है। अच्छा, लक्ष्मण जी के पास चलते हैं इस खबर के लिए। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग, समझाइए पूरी खबर। जी गुड मॉर्निंग। दरअसल सिविल एविएशन सेक्टर का जो रेगुलेटर है डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसने 7 खास गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइंस के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग अभी चर्चा करते हैं सीट एलोकेशन को लेकर के है, और उस गाइडलाइन में कहा गया है कि एयरलाइंस कंपनियों को अपने कुल सीट का 60%, जी हाँ 60% सीट जो है आपको फ्री ऑफ चार्ज रखना पड़ेगा, यानी उसके लिए आपको कोई भी चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। 60% जब आप करते हैं तो आप देखिए कि इसमें सिर्फ अगर मिडिल सीट को छोड़ भी दिया जाए तो आयल सीट और विंडो सीट भी इसमें शामिल हो जाएगा, क्योंकि 60% में सिर्फ और सिर्फ मिडिल सीट आएगा नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी तो कई सारे सीट पे जो आयल सीट होगा, विंडो सीट होगा, उस पर उसको फ्री ऑफ चार्ज करना पड़ेगा। ये अपने आप में बड़ी पहल है, क्योंकि 500 रुपए से लेकर 700 रुपए तक, कई मायनों में 300 रुपए तक एक्स्ट्रा चार्ज लिए जाते थे इन सारे सीट एलोकेशन को लेकर के। तो ये एक बड़ी बात यहाँ पर की गई है। दूसरा कि अगर पीएनआर सेम है और सेम पीएनआर पे 2 पैसेंजर है, कई बार ऑफिस के काम से 2 कलीग जा रहे होते हैं या फिर फैमिली के जा रही होती है, तो कई बार होता है कि सीट अगल बगल एक रो में दिया जाता है, 3 रो बाद दूसरे को दिया जाता है, तो ये थोड़ा सा असुविधाजनक हो जाता। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो एक पीएनआर पे अगर एक से ज्यादा पैसेंजर है तो आस पड़ोस वाली ही सीट दी जाए, इसको प्राथमिकता दिया जाए। ये इस गाइडलाइंस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तीसरा कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें जब जा रही होती है तो टूट फूट की काफी ज्यादा शिकायतें आती हैं, तो उसको आपको व्यवस्थित तरीके से ले जाना है, ये सुनिश्चित किया गया है। एक चीज और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पैसेंजर डिले होते हैं, फ्लाइट डिले हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, बोर्डिंग नहीं, कई बार आप टिकट लेके पहुंचे, आपको बोर्डिंग नहीं करने दिया गया, बोला कि नहीं सीट फुल, आपको पता है कि 10% ज्यादा सीट बुकिंग होती है। तो इन सब चीजों में आपका पैसेंजर का जो राइट है उसको आपको काफी प्रमुखता से पालन करना पड़ेगा। पैसेंजर के अधिकारों का ख्याल रखना पड़ेगा इन केस ऑफ डिले, कैंसिलेशन और बोर्डिंग डिनाई करने के मामले पे। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण
पहल की गई डीजीसीए की तरफ से, जिसका बार बार कह सकते हैं कि आवाज उठ रही थी पैसेंजर की तरफ से, तो डीजीसीए ने एक बड़ी पहल की है और जाहिर तौर पर एयरलाइंस कंपनी को थोड़ा सा इसमें देखना हो कैसे आगे बढ़ना है, लेकिन उनके मुनाफे जो बेतहाशा मुनाफा था उस पर शिकंजा कसने की कोशिश भी की जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू बन गया था एयरलाइन कंपनीज़ के लिए पैसा बनाने का, क्योंकि ये क्या होता है ना, आप फ्लाइट बुक करते थे, उसके बाद एक तो पहले कन्वीनियंस चार्ज लगता है, उसके बाद फिर ये चार्ज और लग जाता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं सुन रहा था वीरू, कि अगर एयरलाइन कंपनी हमारा वेट का आधा किलो भी ज़्यादा हो तो इतना चार्ज कर लेते हैं, तो अगर वो लेट हो रही हो तो फिर उनको भी हमें रीपे करना चाहिए, है ना। लेकिन जो भी है, ये आई थिंक थोड़ा सा तर्कसंगत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और 60% सीटें, और ये ज़रूरी भी है। देखिए, कुछ सीटें हो सकती हैं आपकी चॉइस की हो, जैसे आपको अप फ्रंट बैठना है, हर कोई चाहता है कि पहली 2 रो लें, क्योंकि ताकि जैसे प्लेन उतरे सबसे पहले आप चले जाएं, और थोड़ी आयल की सीट मिल जाए तो और भी बेहतर है, आयल या विंडो। 28वीं रो की मिडिल सीट चार्ज करने का क्या मतलब है? मतलब ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना उसका। तो चलिए ठीक है, ये अच्छी मतलब अच्छी खबर है। उसका स्टॉक पे कितना इम्पैक्ट होगा, ऑब्वियसली अर्निंग्स पे इम्पैक्ट तो होगा ही, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स, ये ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए लक्ष्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और एमडी देवीना मेहरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। देवीना जी, गुड मॉर्निंग। देवीना जी, ये मार्केट में जो इस समय चल रहा है उथल पुथल, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है ऑफ लाइफ टाइम, या फिर थोड़ा मार्केट से इस समय दूर रहने की ज़रूरत है? गुड मॉर्निंग। मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट से दूर रहने की जरूरत है। ये जरूर है कि कोई कह नहीं सकता कि एग्जैक्ट बॉटम कहाँ पर होगा और कितने दिन में होगा, कितने हफ्ते लगेंगे या कितने महीने लगेंगे। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी कारण नजर नहीं आता कि आपको मार्केट से निकल जाना चाहिए या एसआईपी रोक देना चाहिए या इस तरह की चीजें। और इसका एक कारण ये भी है कि अभी मैं सुनती हूँ तो बहुत सारे, मैं कहूँ तो जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं अब रिस्क गिनवाते हैं, जबकि आप 3-4 महीने पहले तक भी देखें तो ये पूरा का पूरा जितने लोग आपके टीवी पर आते हैं सब इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में ही बात करते थे। रिस्क की बात पहली बार हो रही है, तो सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर कि जब ऐसा माहौल हो कि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाजार में रहना चाहिए या नहीं। अब इतिहास और खाली मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ, सारे देशों में यही इतिहास है कि जिस समय वैसा माहौल होता है, अगले जो साल भर या जो भी आप पीरियड लें, उसके रिटर्न औसत से अधिक होते हैं। वो जब लगता है कि पैसा बनाना बहुत आसान है, जैसा 2024 में पहले 7-8 महीने में था, तब आपको सतर्क रहने की जरूरत होती है। तो एक तरह से आपका दिमाग आपको गलत दिशा में ले जाता है, जो आपके पोर्टफोलियो के लिए ठीक नहीं है। ये जरूर है कि आप देखिए एक बार कि कौन से स्टॉक्स आपके पास हैं, कौन से सेक्टर हैं, उसमें बदलाव करने की जरूरत हो सकती है। लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, उसमें मेरे हिसाब से निवेशित रहना चाहिए। और जो चेतावनी मैं हर बार देती हूँ कि कभी भी आपका 100% पैसा या 90% पैसा इक्विटी बाजारों में नहीं होना चाहिए। इक्विटी में आप वही पैसा लगाइए जिसको आपको कम से कम 7-8 साल हाथ लगाने की जरूरत नहीं हो। मैम नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अच्छा, आपका अनुभव क्या कहता है मैम? आप सेंटिमेंट पे बहुत बात करती हैं, है ना? सेंटिमेंट के डिफरेंट इंडिकेटर्स पे आप बात करती हैं। एक और चीज़, ये वॉर फ्रंट पे जो भी न्यूज़ फ्लो है अब तक, आई मीन जिस तरीके से यूएस, इजराइल, ईरान बिहेव कर रहे हैं अभी, जो समाचार न्यूज़ का क्रम है, जो डैमेज अब तक हुआ है, जो ईरान ने रिटेलिएशन किया है ना? क्या वर्स्ट ऑन क्रूड हम देख चुके हैं क्या? 105, 107 की ट्रेजेक्ट्री, या फिर आपको लगता है कि नहीं, ये अंडरलाइंग जिसके इर्द गिर्द पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था घूमती है, अभी भी पोटेंशियल लगता है काफ़ी हाई ट्रेजेक्ट्रीज के? क्रूड पे आपका टेक क्या है मैम? देखिए, मैं एक आपको चीज बताऊं, आपने ये जो जियोपॉलिटिक्स की और वॉर की बात करी, इस पर भी डेटा है। सेंटिमेंट के बारे में तो हमने बात करी, ये हमने डेटा देखा था 2022 में जब तनाव बढ़ रहा था रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर। उस समय हमने 50-55 साल का डेटा देखा कि जब भी कोई जियोपॉलिटिकल अपहीवल होता है, दोनों गल्फ वॉर हुई, ईरान इराक, अफगानिस्तान, यूएस बॉम्बिंग, लीबिया, 9/11, तो क्या होता है। तो हमने ये देखा कि उसके आसपास, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में सभी बाजारों में उथल पुथल रहती है। लेकिन जो लोग इस डायरेक्टली इस युद्ध में नहीं सम्मिलित हैं, उनके लिए
उनके बाजार 6 महीने 1 साल में निकल आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और ये स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज नहीं थी, इसका अपवाद हमें नहीं मिला, हर बार यही हुआ। और अभी हाल-फिलहाल में फाइनेंशियल टाइम्स उससे भी पहले गया, उन्होंने 1900 से स्टार्ट किया, तो सवा सौ साल का डेटा देखा, दोनों विश्व युद्ध बीच में आए और उनका भी निष्कर्ष यही था कि जियोपॉलिटिक्स के कारण आपको स्टॉक मार्केट में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में जो बड़े क्रैशेज़ आए हैं, वो जियोपॉलिटिक्स के कारण नहीं आए हैं। और दूसरे विश्व युद्ध में भी जो हारे हुए देश थे, उनके स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे जर्मनी, जापान को ज़्यादा नुकसान हुआ। बाकी आप अगर जनरल बाज़ारों में देखें तो जो बड़े क्रैश, चाहे वो 1929 का डिप्रेशन हो, वो 2000 वाला टेक क्रैश हो या 2008 के बाद की मंदी हो, वो जियोपॉलिटिक्स से नहीं आए। तो ये मतलब ये एक तरह का पैटर्न है। ईरान को आप छेड़ेंगे तो इस तरह का रिएक्शन आएगा, ये मैं अपने को जियोपॉलिटिक्स का बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ। मेरी तो जो ज्ञान है बिल्कुल ले पर्सन वाला है। लेकिन जनवरी में शायद आपके ही चैनल पर मैंने इंटरव्यू दिया था और शायद अनुज ने ये प्रश्न पूछा था और मैंने कहा था कि अगर ईरान को आपने छेड़ा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होंगे, क्योंकि छोटा देश नहीं है, भारत से आधे से ज़्यादा उसका एरिया है, इतने लोग हैं, अस्त्र-शस्त्र हैं और उसका आपको जवाब मिलेगा और वही आप देख रहे हैं। मेरे हिसाब से ईरान अच्छी तरह ये अगर शतरंज की बाजी कहें तो खेल रहा है कि आप इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, रिस्क प्रीमियम बढ़ा रहे हैं, जिससे कि दबाव बने अमेरिका पर कि इस युद्ध को समाप्त करें। तो क्रूड में बीच में स्पाइक तो आ सकता है, क्रूड में वैसे भी है। मैं आपको जब हम लोगों ने फरवरी के शुरू में शायद अपना ग्लोबल जो फंड और पोर्टफोलियो है उनको रीबैलेंस किया था, तो उसी समय हमको लगा था कि कच्चे तेल का भाव बहुत लंबे समय से यहाँ पर है और यहाँ से ऊपर जाएगा। तो उस रीबैलेंस में जो मुख्यतः एक ही चीज़ हमने की थी, हम ऑलरेडी अमेरिकन बाजार पे अंडरवेट थे, हमने अमेरिकन स्टॉक्स बेच के उसको कमोडिटीज में लगाया, क्रूड और मेटल्स में। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि 30% लगा दिया पोर्टफोलियो का, लेकिन ऑन द मार्जिन जो भी 7% 8% ऐसा कुछ नंबर हमने वहां बेचकर कमोडिटीज में लगाया। तो क्रूड की ट्रेजेक्टरी तो कुछ हद तक ऊपर जानी ही थी, बाकी वो सप्लाई के कारण आपको बीच बाच में कहाँ तक वो पीक नजर आएगा। आप ये भी याद करिए कि अब तो कितने 16-17 साल हो गए हैं, हम $100 का क्रूड उतना पहले भी देख चुके हैं, जिस समय एक ग्लोबल एटलीस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस थी और कहीं कहीं रिसेशन भी था और उसके बीच में भी कच्चे तेल का भाव $100 पार किया था। तो ऐसा भी नहीं कि हमने कभी वैसी स्थिति देखी नहीं या उससे जूझे नहीं। ओके, देवना जी, आपने अभी टेक क्रैश की बात की थी। मैं टेक पे ही रहता हूँ। आईटी में बहुत बड़ी गिरावट आई है, एआई ट्रेड की जो बात हो रही है, क्या ये मार्केट का ओवर रिएक्शन है? और इस समय आप लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू रखेंगे इंडिया में? मेरे हिसाब से तो कुछ हद तक ओवर रिएक्शन है। और जहां हम लोगों ने अभी ये जियोपॉलिटिक्स और युद्ध की बात की, मेरे हिसाब से बाकी सब तो जो कई आर्ग्यूमेंट में पहले भी दे चुके हैं, लेकिन अब ये जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आप ये समझिए एआई से ज्यादा एनर्जी और पानी खाने वाला कोई भी सेक्टर नहीं है। तो अगर एनर्जी पे किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क लगता है, और ये भी समझिए कि अभी बहुत सारे जो डेटा सेंटर्स थे वो खाड़ी के देशों में लग रहे थे, तो वो दोनों चीज के कारण मुझे तो लगता है एआई पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह थोड़ा आगे जाएगा, कुछ आगे पुश होगा। और शायद ये अच्छी ही बात हो, क्योंकि अभी जो सबसे बड़े 3-4 एआई के प्लेयर्स हैं, उन्होंने इस साल $650-700 बिलियन इस पर खर्च करने की बात करी है। आप ये समझिए कि 3 साल पहले उनका टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 150 मिलियन होता था, वहां से आप 700 पे आ गए। तो इतने बड़ा जो निवेश होगा उस पर कभी रिटर्न बनेगी नहीं बनेगी। और जहां तक भारतीय आईटी सर्विसेज कंपनीज का सवाल है, कि अभी जितनी भी स्टडीज दिखा रही हैं कि आप एआई को कुछ करने को देते हो तो हो सकता है वो आपका पूरा डेटाबेस ही साफ कर दे, सिस्टम ही उड़ा दे और ऊपर से झूठ बोले। तो ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ी कंपनी एक तरह से अपनी चाबी एआई को दे देगी। तो उनको हमेशा सर्विसेज कंपनीज चाहिए होंगी, अगर उनको एआई इस्तेमाल भी करना है तो कि वो
आगे उसको कुछ कर सके। तो ये ज़रूर हो सकता है कि रोज़गार के लिहाज से अब आईटी सर्विसेज़ उस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं दे, वो अलग चीज़ है। पर ये जो आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ भारत की हैं, इनका एक तरह से आप राम नाम सत्य आपने Y2K में भी किया, जब क्लाउड आया, जब डिजिटाइज़ेशन हुआ, लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ मैनेज कर ली। ये ज़रूर है कि उनको R&D पे अधिक स्पेंड करना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ऐसा कोई डिज़ास्टर जैसा नहीं लगता। हमारी होल्डिंग कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप में है आईटी में। ओके, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज शायद मेरे ख्याल से बहुत हम सेक्टर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मोटे तौर पे 3 बड़े, अगर आप देखिए पिलर्स पे हमने बात की, इस जियोपॉलिटिक्स पे, क्रूड पे और आईटी पे और मार्केट्स पे आपका व्यू। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी सेक्टर्स पे और सूरत हाल पर अपनी राय रखने के लिए। सहज अग्रवाल कोटक सिक्योरिटी से मौजूद हैं इस वक्त। सहज, आपके दोस्त पे स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया क्या है इस वक्त के? जी, इस समय 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं गिवन द करंट मार्केट कंडीशन। एक HAL मिड कैप स्पेस में से 3950 3960 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। इसमें हमें बुलिश रिवर्सल दिख रहा है। डेली सपोर्ट एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देके स्टॉक रिवर्सल का एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको 3840 का स्टॉप लॉस रख के 4150 तक के टारगेट के लिए लॉन्ग साइड पे आप ट्रेड कर सकते हैं। और दूसरी अपॉर्चुनिटी जो अच्छी लग रही है वो मेटल स्पेस में है। मेटल स्पेस ने इनफैक्ट ओवरऑल काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है और करंट वोलेटिलिटी में भी थोड़ा बहुत करेक्शन आया बट रेजिलिएंट रहा है, तो उसमें हमें हिंद जिंक काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे आपको 532 का सपोर्ट लेना है, अराउंड 545 के आसपास स्टॉक चल रहा है और ऊपर की तरफ में 565 तक का टारगेट बनेगा। ओके, चलिए सहज, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज वक्त थोड़ा कम है तो यहीं पर चर्चा को विराम देंगे। अब बात करते हैं क्लीन मैक्स के नतीजों की, जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में हैं। लिस्टिंग के बाद नंबर्स आए इनके पहली बार और सालाना आधार पर Q3 में कंपनी की आय 13% बढ़ी है, घाटे से 21 करोड़ के मुनाफे में आई है। और हमारे साथ बात करने के लिए कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर कुलदीप जैन मौजूद हैं। कुलदीप जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। IPO के टाइम आपसे बात हुई थी, अब बात कर रहे हैं आपसे। ये जो आपका के नंबर्स आए और जो आपके रन रेट है, अगर उसको हम एक्सटेंड करें तो क्या Q4 के लिए मान के चलें कि किस लेवल का EBITDA आप डिलीवर कर सकते हैं और फुल ईयर के लिए किस तरीके के नंबर्स आप डिलीवर कर सकते हैं फिर? जी, ऐसा है कि पहले इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में हमारा EBITDA ग्रोथ हुआ अराउंड 33%, राइट। एंड वैसे ही कुछ अनुमान लगाया जा सकता है फॉर दिस क्वार्टर एज वेल। फिर अगले साल की अगर बात करें तो आज के दिन यानी कि मार्च 2026 पे EBITDA रन रेट हमारा 1800 करोड़ रुपए का है। रन रेट यानी कि जो एसेट्स ऑलरेडी अभी लग चुके हैं, जब पूरा साल काम करेंगे तो कितना EBITDA निकलेगा, तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग इतने का या हो सकता है इससे थोड़े ज़्यादा का EBITDA अगले साल के लिए भी अनुमान लगाया जा सकता है। ओके, ये आपके ईयर ऑन ईयर नंबर अच्छे हैं लेकिन क्वार्टर में थोड़ी सी सॉफ्टनेस है, ऐसा क्यों? नहीं, क्वार्टर 9 महीने में EBITDA ग्रोथ 33% की रही है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि दिस क्वार्टर वर्सेस सेम क्वार्टर लास्ट ईयर में, नॉट वर्सेस सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, Q3 वर्सेस Q2 कुछ सीजनैलिटी होती है क्या? हाँ सर, हमारे बिजनेस में सीजनैलिटी होती है क्योंकि Q2 में यानी कि जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में विंड पावर आउटपुट बहुत हाई होता है। ओके, और फिर वही आउटपुट अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर में कम हो जाता है। तो सीजनैलिटी की वजह से हम लोग हर समय वर्सेस सेम क्वार्टर प्रायर पीरियड देखते हैं। तो वैसे देखें तो 9 महीने में 33% ग्रोथ है, 3 महीने में 40% ग्रोथ है, राइट। सो वो कंसिस्टेंट सा हाई ग्रोथ है। अच्छा, अब आपका जो बिजनेस है, आप 100% इलेक्ट्रिसिटी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स से बेचते हैं डायरेक्टली कॉर्पोरेट कस्टमर्स को डायरेक्टली, है ना? और जो आपका 78% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, तो इसमें हम मान के चलें कि एक विजिबिलिटी है या ये जो रेट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं? सर, रेट तो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम रेट ऑन एन एवरेज फॉर 23 ईयर्स। ओके, तो 23 साल तक आपको ये विजिबिलिटी है। तो हम एक्सेल में आपके नंबर्स बना सकते हैं? हाँ, बहुत बड़ी आसानी से। अच्छा, तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा अब उसके बाद? कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा और क्या टैरिफ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़िया है, जैसे कि अभी हमारे पास
लगभग 2500 मेगावाट से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी जो अगले 2 साल में लगेगी, उसका टैरिफ अराउंड 3.8 रुपीज़ है, और जो ग्रिड को यानी कि सरकारी विद्युत निगम को बेचते हैं उनका तो लगभग 2.5 रुपये होता है। तो अच्छे टैरिफ पे अच्छा वॉल्यूम। ये अभी जो वॉर चल रही है उसकी वजह से जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस में इम्पैक्ट आ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये थोड़ा आपके लिए आगे जाके थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है? आई थिंक कि हो क्या रहा है कि सबको ये लग रहा है कि हाँ, ये ऑयल प्राइस हर समय कम रहेगी, ये जो हम भ्रम में आ गए थे वो वैसा है नहीं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी सोर्सेज होना चाहिए, चाहे इंडिया में या चाहे बाकी देशों में जहाँ पे भी हमारा बिजनेस है। 3-4% हमारा बिजनेस थाईलैंड, दुबई वगैरह में है, वहाँ पे भी ये बहुत शिफ्ट हो रहा है। अच्छा, 78% तो बिजनेस आपका एकदम, आप जैसे आपने बताया कि हम एक्सेल पे वो कर सकते हैं। जो 22% आपका बिजनेस सर्विसेज से आता है वो कैसा कर रहा है, और उस पे क्या आउटलुक है आपका? वो बिजनेस है क्या एग्जैक्टली? तो सर सेम कॉर्पोरेट कस्टमर्स, लेकिन कुछ कॉर्पोरेट कस्टमर्स कहते हैं कि भाई मुझे तो खुद ही प्लांट खरीद लेना है, लेकिन आप अपने साइट में लगा लो और मेरे को लाइफ टाइम मैनेज कर लो। तो वो भी हम लोग कर लेते हैं कि कस्टमर हमसे बिजली भी खरीद सकता है और एसेट भी उनको बना के दे सकते हैं। तो वो बिजनेस में भी हमारा काफ़ी ग्रोथ हुआ है, मार्जिन भी इम्प्रूव हुई है। मतलब उसको EPC O&M बिजनेस कहा जा सकता है। 15% से बढ़ के वो मार्जिन 20% से अधिकतर हो गई है, और उसमें भी अच्छा मुनाफा हुआ है। ओके, चलिए कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे स्टूडियो में। ऑल द बेस्ट आपको आगे। थैंक यू। चलिए, इस नोट पर इस शो को भी समेटने का समय आ चुका है, और मार्केट डे हाई के करीब ही है। 23,750 के आसपास रेजिस्टेंस है थोड़ी सी। बैंक निफ्टी में एक यू टर्न आया है, बैंक निफ्टी डे लो पर आ गया था, लेकिन वहाँ से बैंक निफ्टी में एक रिकवरी आ रही है। अब देखते हैं क्या ये बैंक निफ्टी की रिकवरी ये फाइनली निफ्टी को 23,750 की दीवार को पार करा पाती है या नहीं। इस शो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। इसके बाद श्रेया और कंचन के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।